हाय एवरीवन। फिर से आ गए हैं हम आईसीए लैंडमार्क जजमेंट्स के सेकंड पार्ट पर। अब की बार अभी तक हम लोगों ने 18 केस लॉ देख लिए थे। उस 18 में आखिरी केस लॉ हमने देखा था तरसेम सिम वाला केस, जो कि मिस्टेक से डील करता था। 19 एंड उसके आगे के केस लॉज हम आज देख लेते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। पहला जो केस हम आज देखेंगे, केस नंबर 19, दैट इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। ये केस भी आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। मे बी आपको नाम से ना ध्यान आ रहा हो, पर अगर मैं ये लिख दूं कि ये केस गोल्ड बार्स की तस्करी से रिलेटेड है एंड मिस्टेक ऑफ लॉ से रिलेटेड है, तो मेरे ख्याल से इतना काफी होगा आपको याद दिलाने के लिए कि ये केस लॉ किससे डील करता था। एम एच जॉर्ज गोल्ड बार्स को स्मगल करके इंडिया ला रहे थे, और उनको ये नहीं पता था कि इंडिया में इस तरीके का काम इलीगल है। उन्होंने कहा आई डिड नॉट नो द लॉ, एंड उस समय कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि मिस्टेक को अगर आप एज ए डिफेंस ले रहे हो तो इट मस्ट बी ऑफ अ फैक्ट एंड नॉट ऑफ लॉ। इसी में एक मैक्सिम भी लेकर के आए थे, इग्नोरेंशिया लेक्स नॉन एक्सक्यूसेट। ठीक है, उस मैक्सिम का मतलब यही है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। बढ़ते हैं अगले केस लॉ की तरफ। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट ऑलराइट। आते हैं अगले केस पर। अगला केस है हमारा स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड अदर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये कही गई थी, लेक्स कॉजिट आर्ट इम्पॉसिबिलिया। मतलब कोई भी चीज अगर इम्पॉसिबल हो जाती है, नामुमकिन हो जाती है, तो उस चीज को करने के लिए लॉ आपको नहीं बोलेगा। ठीक, इवन इफ यू हैव अ लीगल ड्यूटी टू डू समथिंग एंड वो चीज जो आपको करनी है दैट बिकम्स इम्पॉसिबल, तो सेक्शन 56 में उसको फ्रस्ट्रेशन मान लिया जाएगा एंड अब आपके ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं है करने की। ठीक है, तो दिस एंड सबसे जरूरी बात यह है कि वो जो इम्पॉसिबिलिटी है ना, वो जो इम्पॉसिबिलिटी है दैट शुड बी बियॉन्ड कंट्रोल। बियॉन्ड कंट्रोल, आपके कंट्रोल में अगर है और फिर वो इम्पॉसिबल हो रही है, मतलब अगर कोई बिल्डिंग है जो आपको देखरेख करनी है, वो बिल्डिंग आप ही जला देते हो या आप ही की नेग्लिजेंस की वजह से जलती है, तो ऐसे में उसको इम्पॉसिबल नहीं माना जाएगा, ऐसे में आपकी गलती मानी जाएगी। बट अगर भूकंप आ गया तो अब इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। केस नंबर 21, डेरी वर्सेस पीक। डेरी वर्सेस पीक एक केस है जिसमें एक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किए थे। प्रोस्पेक्टस समझते हैं आप लोग? प्रोस्पेक्टस होता है शेयर्स बुलवाने के लिए, कहीं पर भी कोई भी कंपनी इशू करती है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू किए और इन्होंने कहा कि वी हैव अ कंपनी एंड उस कंपनी में हम ट्राम्स चलाते हैं। स्टीम ट्राम्स होते हैं ना, वो चलाते हैं। दो तरीके के ट्राम्स चला करते थे, एक होते थे एनिमल्स वाले जिसको जानवर खींचते थे, और दूसरे थे स्टीम वाले। इस कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में लिखा कि हम स्टीम ट्राम्स चलाने की हमको परमिशन मिल गई है, इसलिए अब आप लोग पैसे दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे शेयर्स को, सो दैट उन शेयर्स का इस्तेमाल हम करें किस चीज के लिए? अपने बिजनेस को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक, अब क्या पता पड़ा बाद में जब ये इशू हो गया, तब ये पता पड़ा कि भाई फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुआ है। there has been a false representation, as in इनको ऐसी कोई परमिशन मिली ही नहीं थी। इन्होंने अप्लाई किया था बट वो परमिशन हो गई रिजेक्ट। इन्होंने तो पहले ही सोच लिया कि बस मिल ही गई, अब क्या करना है। तो उस सोच में इन्होंने ये प्रोस्पेक्टस निकाल दिया, बट वो परमिशन नहीं मिली। दूसरी चीज जो पता चली, उनको सब्सक्रिप्शंस अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं चाहिए थे, उनको सब्सक्रिप्शंस चाहिए थे अपनी डेट्स क्लियर करने के लिए। तो अगर ये आप कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली फ्रॉड कर रहे हो ना, आप फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो जानबूझ के। ठीक, सो दैट इज व्हाट इट इज। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, जो है रॉबिन्सन वर्सेस डेविडसन। इसमें जो एक बंदा है, उसकी वाइफ वाज अ पियानिस्ट। पियानिस्ट यानी जो पियानो बजाते हैं। ठीक है, शी वाज अ पियानिस्ट एंड बहुत फेमस पियानिस्ट थी। उनको बोला गया एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने के लिए। शी अग्रीड कि हाँ ठीक है, आई विल परफॉर्म। तो ऐसे में फिर क्या हुआ कि उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि शी कुड नॉट परफॉर्म इट। ठीक, तो अगर ऐसी सिचुएशन है कि इफ somebody इज सीरियसली इल, सीरियसली इल, यस,
इट ही हैज और शी हैज सीरियस इलनेस, तो ऐसे में क्या आप उसको फोर्स कर सकते हो कि नहीं 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 परफॉर्म तो करना पड़ेगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि बिकॉज ऑफ दिस वेरी फैक्टर अब उस चीज को परफॉर्म नहीं किया जा सकता है, एंड देयर बाय शी इज डिस्चार्ज फ्रॉम ऑब्लिगेशन। ये बीमार पड़ना, सीरियसली बीमार पड़ना उसके हाथ में थोड़ी था, उसने जानबूझ के थोड़ी बीमारी ली है अपने ऊपर। सो दैट इज रॉबिन्सन वर्सेस डेविडसन। आ जाते हैं अगले केस पर, दैट इज रीव्स वर्सेस कूपर। रीव्स वर्सेस कूपर में एक बंदा था, ठीक है, लेट्स से एक्स। उसने अपने शिप के कैप्टन को अपनी क्रोनोमीटर यानी कि वॉच, ठीक है, वॉच एंड क्रोनोमीटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसकी टेक्निकलिटीज में मत जाइए यहाँ के लिए। शिप के कैप्टन को वॉच अपनी प्लेज कर दी, ठीक है, उसने अपनी घड़ी दी और उसके बदले में उससे पैसे लिए। ये कप्तान गए अपना बढ़िया वोयाज पे एंड घूमे फिरे वही घड़ी घड़ी को लेकर के, एंड फिर उन्होंने यही वॉच एक थर्ड पर्सन को प्लेज कर दी, एक थर्ड पर्सन को प्लेज कर दी। तो ऐसे में सवाल ये उठा कि प्लेज ये वाला वैलिड है या नहीं, एंड प्लेज ये वाला वैलिड है या नहीं। तो कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि भाई पहले वाले में जब उसने घड़ी दे दी आपको, ठीक, कोई पेपर वर्क नहीं, कुछ भी नहीं किया, उसने घड़ी दी और बदले में आपसे पैसे लिए, तो दैट इज ऑल्सो अ डिलीवरी, एंड दिस फर्स्ट वन वॉज अ प्लेज। एंड जब आप प्लेज की बात कर रहे हो तो ये चीज आप नहीं कर सकते हो, ठीक। चलो, क्योंकि प्लेज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही है, प्लेज में क्या ट्रांसफर हो रहा है? प्लेज में पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, मतलब गिरवी रख रहे हो आप किसी चीज को, ठीक है। चलो, 24th केस लॉ, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। किसने नहीं सुना होगा इसका नाम, किसने नहीं सुना होगा इसका नाम, ठीक है। धर्मोदास घोष हमारे एक माइनर हैं, ठीक। ये माइनर साहब ने कहा कि मैं अपना जो घर है, अपना जो हाउस प्रॉपर्टी है, एस्टेट है, उसको गिरवी रखना चाहता हूं और बदले में मुझे पैसे चाहिए। तो ये ब्रह्मोदत्त के पास गए। ये केस, ये फैक्ट मालूम होना आपके लिए इसलिए जरूरी है कि डायरेक्टली भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि हु वाज द पर्सन जिसने धर्मोदास घोष के साथ अग्रीमेंट किया था, ठीक है। तो ऐसे में ब्रह्मोदत्त का नाम आएगा, एक और नाम आएगा, दूसरा नाम है केदारनाथ। ये केदारनाथ जी जो हैं ये एजेंट हैं, ये एजेंट हैं ब्रह्मोदत्त के। इन लोगों को मालूम था कि ब्रह्मोदत्त धर्मोदास घोष इज अ माइनर। मालूम होने के बावजूद उन्होंने 20,000 रुपए के लिए उसका एस्टेट गिरवी रख लिया। अब धर्मोदास घोष की मम्मी ने, मदर ने केस फाइल किया, और जब उन्होंने केस फाइल किया तो ये चीज पाई गई कि भाई माइनर के साथ किया गया अग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड ab इनिशियो, मतलब शुरू से वॉइड। तो इन्होंने ये क्लेम किया कि ठीक है, आप कह रहे हो कि अग्रीमेंट वॉइड नहीं था, हम इनका एस्टेट छोड़ देते हैं, माइनर से बोलो हमारा पैसा लौटा दे, 20,000 रुपए। तो भाई इन्होंने मना कर दिया, कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सिंस यू ऑलरेडी न्यू, सिंस यू हैड प्रीवियस नॉलेज, तो ऐसे में माइनर इज नॉट लायबल टू पे बैक द 20,000 रुपीज, ठीक है। बहुत क्रूअल जजमेंट है, आई अंडरस्टैंड दैट, बट यही जजमेंट है, ठीक। एंड मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष इज द लैंडमार्क जजमेंट, जो कि अगर आपके साथ माइनर्स अग्रीमेंट का कोई भी क्वेश्चन आता है, डू मेंशन इट, डू मेंशन इट, ठीक, मार्क्स इसके अच्छे मिलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नहीं केस, फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स, ठीक। फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स जब बात करता है तो ये कहता है कि मिस्टेक से डील करता है। क्या हुआ? एक बंदा है, ठीक, एक बंदा है, वो एक ज्वेलरी शॉप पर गया और उसने, साधारण भाषा में समझिए, मैं एक ज्वेलरी शॉप पे गया और मैंने कहा कि मैं हूं मुकेश अंबानी, ठीक। दुकानदार ने कहा अच्छा आप मुकेश अंबानी हो, आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा मैं यहाँ पर रहता हूँ अंतिला में, ऐसा ऐसा मेरा घर है मुंबई में, यहाँ वहाँ पूरा अपने मैंने सब दे दी डीलिंग। सामने वाला मान गया, ठीक है। मैंने उससे खरीदी एक बहुत कीमती रिंग, रिंग के साथ मैंने चेक दिया, ठीक। चेक उसको जब दिया है, वो चेक पूरा होने से पहले ही उस बंदे को मालूम पड़ता है कि मैं मुकेश अंबानी नहीं हूं। तो नाउ दैट पर्सन गोज टू द कोर्ट एंड सेज कि मैंने उसके साथ किया है फ्रॉड, वो बंदा वाज अंडर अ मिस्टेक, ठीक। तो कोर्ट ने कहा था कि मैं सामने खड़ा था ना, आई वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड द कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर्ड बिटवीन यू एंड मी,
ऐसे में अ पर्सन इज डीम्ड टू कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक, जिसके सामने हो उसी के साथ आपने एंटर किया है, अनलेस दे कैन सब्सटैंशियली प्रूव दैट दे इंस्टेड इंटेंडेड टू डील विद समवन एल्स। आपने ऐसा तो नहीं कहा था कि नहीं आप अंबानी नहीं हो तो मैं आपको रिंग नहीं दूंगा, है ना? हमारी आपस में बात हो गई, आपने मेरे से डील किया, तो कोई मिस्टेक नहीं है इस केस में, यही हेल्ड हुआ था, ठीक। ये हो गया भाई फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स। अगला है चैपल एंड कंपनी वर्सेस नेस्ले कंपनी लिमिटेड। नेस्ले कंपनी ने क्या किया, नेस्ले कंपनी ने एक ऑफर निकाला, कई बार ऑफर निकालते हैं, बीच में कुरकुरे ने भी निकाला होगा, निकाला था आप लोगों को अगर ध्यान हो। उन्होंने कहा कि आप हमको हमारी चॉकलेट बार्स के तीन रैपर्स तीन रैपर्स लेके आइए, एंड उसके बदले में हम आपको एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड डिस्काउंटेड प्राइस पे देंगे। अब चॉकलेट रैपर्स तो खुद नेस्ले वाले भी फेंक देते हैं, उनकी किसी काम के तो है नहीं। फिर भी एक बंदा उठ करके गया कि हाँ ठीक है, ये मेरे तीन रैपर्स मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहिए। कोर्ट में हो गया केस कि दिस इज नॉट अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो कोर्ट ने ये कहा था कि कंसिडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है, इन एडिक्वेसी भी है तो भी इट कैन बी सफिशिएंट कंसिडरेशन, ठीक। मतलब फर्क नहीं पड़ता कि उस कंसिडरेशन की कोई मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं है, अगर अगर वो कंसिडरेशन आपने मांगी है और सामने वाले ने दी है, दोनों फ्री विल से दे रहे हैं, तो वो कंसिडरेशन हो जाती है सफिशिएंट, ठीक। चलो अगला अगला केस देखते हैं, डिकिंसन वर्सेस डॉड्स। डिकिंसन वर्सेस डॉड्स बहुत ही अ, अजीब टाइप का केस है, ठीक। Notification by a third party of an offer's withdrawal is effective just like withdrawal by the person who made an offer। क्या हुआ इसमें, there's a person, ठीक है, उसने दूसरे बंदे को बोला कि मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूं और तुम्हारे पास फ्राइडे तक का टाइम है बताने के लिए। इसने मंडे को बोला, ठीक है, कि मैं घर बेचना चाहता हूं, तुम्हारे पास फ्राइडे तक का टाइम है बताने के लिए। इसी बीच में वेडनेसडे को ही मीट्स सी, वेंसडे को वेंसडे को उसने सी से मिला और उसने अपना घर बेच दिया सी को, एंड साथ में इनका एक कॉमन फ्रेंड था डी, इन दोनों का, ठीक। उसने डी को बोला कि यार बी को बता देना कि मैंने वो घर बेच दिया है, तो वो ऑफर हैज बीन नाउ रिवोक्ड। अब बी को जैसे ही मालूम पड़ा कि ऑफर हैज बीन रिवोक्ड, बी तुरंत ए के पास गया और उसने कहा फ्राइडे तक का टाइम था, मैं तो खरीद रहा हूं, दे दो। अब इन दिस केस नोटिफिकेशन बाय अ थर्ड पार्टी ऑफ एन ऑफर्स विड्रॉल, तीसरे बंदे ने भी नोटिफाई किया ना, तो उसका भी इफेक्ट वही होगा जैसे कि जिसने ऑफर किया था वो विड्रॉ कर रहा हो, बस। डिकिंसन वर्सेस डॉड्स। नेक्स्ट केस, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मडला तातैया, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस नहीं है, पर एक आध बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। कभी भी अगर कोई गवर्नमेंट टेंडर डालती है तो टेंडर इज बेसिकली व्हाट, टेंडर इज एन इनविटेशन टू एन ऑफर। अब उसी अग्रीमेंट में अगर ये क्लॉज है कि भाई गवर्नमेंट हैज द राइट, सरकार के पास ये अधिकार है कि वो अपना टेंडर किसी भी स्टेज पर, लेट्स से स्टेज एक्स पर कैंसिल कर सकती है, तो वो कैंसिल कर सकती है, उसके पास ये अधिकार है। इफ इट हैज द राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, तो हम उसको ब्रीच नहीं मानेंगे, ठीक, फेयर एनफ। चलो नेक्स्ट केस, नंबर 29, भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास। इस केस में बेसिकली टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस की बात हुई थी। टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस एज इन कि अगर एक बंदा मुंबई में है, दूसरा बंदा भोपाल में है, उन लोगों ने फोन पर एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, ठीक। भोपाल वाले बंदे ने ऑफर किया, मुंबई से बंदे ने एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्टेंस कहां कंप्लीट माना जाएगा, दिस वाज द क्वेश्चन, वेयर हैज द कॉन्ट्रैक्ट बीन फॉर्मुलेटेड फाइनली। तो ऐसे में कोर्ट ने कहा था कि वो प्लेस जहां पर एक्सेप्टेंस हैज बीन हर्ड, ठीक है, द प्लेस जहां एक्सेप्टेंस हैज बीन हर्ड, उसी को माना जाएगा द प्लेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन कंप्लीटेड इन केसेस ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस ओनली। लेटर के केस में ये नहीं है, ईमेल के केस में भी ये नहीं है, ये है सिर्फ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशंस में, क्योंकि ये माना जाता है कि भले ही आप लोग दूर दूर हो, आप सामने बात कर रहे हो, देन यू आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, तो जहां पर सुना गया है वहीं पर हम कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूडेड मानेंगे। ये हो गया भाई 29। अगला केस काफी इंटरेस्टिंग है, मैकफरसन वर्सेस अपन्ना, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ था, एक बंदे को अपना घर बेचना था। अब उसको अपना घर बेचना था, उसने एडवर्टीजमेंट दे दिया,
एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट इज बेसिकली नथिंग बट एन इन्विटेशन टू अ ट्रीट। एक बंदा $900 दे रहा है, ठीक है, दूसरा 1000 दे रहा है, तीसरा 1500 दे रहा है। इट्स अप टू द पर्सन जिसने एडवर्टीजमेंट दिया है कि मुझे किसको बेचना है। कोई भी बंदा मेरे ऊपर अब ये नहीं थोप सकता कि मैं ज्यादा दे रहा हूं तो मुझे दो, या फिर मैंने पहले बोला तो मुझे दो, या फिर आपने जो प्राइस बोला था मैं उसी पे अग्री कर रहा हूं। इस केस में यही हुआ। एडवर्टीजमेंट में उन्होंने $1000 का कॉस्ट डाला था अपने घर पे। एक बंदे ने मैच कर दिया वो ऑफर, बोला ठीक है मैं 1000 दूंगा। इस बंदे को एक दूसरे बंदे ने 1500 ऑफर कर दिए। ही सोल्ड द हाउस टू हिम। अब जब उसने घर दूसरे को बेच दिया तो ऑब्वियसली ये कोर्ट चले गए कि भाई मेरे से बात हुई थी, आपने 1000 मांगे, मैंने 1000 दिए, 1500 वाला कैसे आ रहा है बीच में? तो बात यही हुई थी कि भाई दिस वाज नॉट एन ऑफर, दिस वाज मेयरली एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। राइट? करेक्ट। आ जाते हैं अगले केस पे, दैट इज हॉचेस्टर वर्सेस डेलाटूर। इसमें क्या है, एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने का एंटिसिपेशन है, यानी कि शंका है, शक है, एहसास है कि ये तो ब्रीच हो ही जाएगा, तो उसको आप पहले भी उसको आप कैंसिल करके उस पे आप डैमेजेस मांग सकते हो। पर कौन से डैमेजेस मांगोगे? जो नॉमिनल डैमेजेस हैं, जो जनरल डैमेजेस हैं, जो कि होना ही है कैंसिल होने से। ठीक है? अब अगला केस देख लेते हैं, ग्रिफिथ वर्सेस ब्राइमियर। ग्रिफिथ वर्सेस ब्राइमियर अगेन बहुत छोटा सा है कि अगर दो पार्टीज के बीच में मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो सेक्शन 20 रोल प्ले करेगा एंड मिस्टेक हैज टू बी ऑन बोथ द पार्टीज। ठीक है? एंड बोथ द पार्टीज शुड बी सफरिंग पार्टीज। तो अगर बायलेटरल मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। दैट्स ऑल देयर इज टू क्वेश्चन केस नंबर 32, ग्रिफिथ वर्सेस ब्राइमियर। फिर है अगला, फॉरेस्ट फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट। आई एम सॉरी, ये नाइट में एस नहीं आएगा, KNIGHT। ठीक? ये भी बात करता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज इन कि एक बंदा है ए, ठीक है, इसने बी से वादा किया कि जब तुम्हारे फादर की डेथ होगी तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। ठीक? इसके फादर अगेंस्ट थे शादी के, इसने यही कॉन्ट्रैक्ट किया, जब तुम्हारे फादर की डेथ होगी तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। इसके फादर की डेथ होने से पहले ही इस बंदे ने सी से शादी कर ली। ठीक? अब इसने जब शादी कर ली तो बी गई कोर्ट, बी वेंट टू द कोर्ट एंड बी ने कहा कि इसने मुझसे तो शादी करी ही नहीं। ए ने कहा तो क्या हुआ, जब तुम्हारे फादर की डेथ हो जाएगी तो इसको छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं भाई, आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। शी हैज एंटिसिपेटेड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन। ठीक? ये हो गया बॉस 33। अगले पे आ जाते हैं, डेवाइनस वर्सेस नोबेल। क्लेटन्स रूल के नाम से बहुत फेमस है ये केस, और 59 से लेके 61 तक का जो पूरा सेक्शन है ना आपका अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाला, वो इसी में कवर होगा। कुछ भी नहीं है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट में, बस ये है कि मान लीजिए आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। ठीक? मैं आपके पास आता हूं और मैंने कहा, एक एक इंस्टेंस पे मैं आया और मैंने आपसे 10,000 का टीवी लिया। अगले इंस्टेंस पे आया, मैंने आपसे 20,000 का फोन लिया। अगले इंस्टेंस पे मैं आया, मैंने आपसे 40,000 रुपए का लेट्स से कैमरा ले लिया। और अगले इंस्टेंस पे आया, मैंने आपसे 80,000 रुपए का लैपटॉप ले लिया। नाउ आई हैव 4 डेट्स आपके अगेंस्ट, जो आपको डिस्चार्ज करनी रहेगी। ठीक है? आपको फुलफिल करनी रहेगी, मैं पैसे दूंगा उसके। 4 डेट्स हो गई टू द सेम पर्सन। वन फाइन डे आई कम टू यू एंड आई गिव यू 20,000 रुपीज। तो ये मैं कौन से डेट के डिस्चार्ज के लिए दे रहा हूं, ये चीज फिक्स नहीं है। तो सेक्शन 59, 60, 61 इसी बारे में बात करते हैं। अगर इंडिकेटेड है तो उसी के लिए होगा। अगर सामने वाला व्यक्ति जिसके लिए डिस्चार्ज कर रहे हैं डेट्स, उसके दिमाग में कुछ है तो वो अपने मन से भी कर सकता है। अगर ना उसके दिमाग में कुछ है ना मैंने कुछ कहा, दोनों ही जगह से कोई भी इंडिकेशन नहीं है, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, जो ऑर्डर है ना उसी ऑर्डर में डिस्चार्ज किया जाएगा। एंड टाइम बार्ड है डज नॉट स्टॉप इट फ्रॉम बीइंग डिस्चार्ज। ठीक? दैट इज 34। आ जाते हैं 35 पे। इंपॉर्टेंट केस है खान गुल वर्सेस लाखा सिंह। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष वाले केस से बहुत एक्साइटेड हो गए थे। ठीक है भाई, हम तो अब मजे ले सकते हैं। तो एक बच्चा, एक माइनर माइनर ने एक्टिवली कंसील किया अपना एज और खुद को मेजर बताया। बढ़िया उसकी दाढ़ी मूछ, अच्छी हाइट, पर्सनालिटी, एंड ही वेंट, ही वाज लाइक नहीं नहीं माइनर थोड़ी हूँ, मेजर हूँ यार, कैसी बात कर रहा हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट में उसने एंटर कर लिया।
अब सामने वाले बंदे को जब मालूम पड़ा, तो उसने इसको बोला कि एनफोर्स करो। ही सेड नहीं नहीं, मैं तो माइनर हूँ। तो वो लोग कोर्ट चले गए कि साहब ये तो अब झूठ बोल रहा है ये बच्चा। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स तो आप नहीं करा सकते, ये बात सही है। लेकिन जो इसको बेनिफिट्स मिले हैं ना, ही हैज टू रीस्टोर ऑल ऑफ दैट। जो पैसा इसने लिया है वो पैसा इसको लौटाना ही पड़ेगा। दैट्स द लॉ। ठीक। ये हो गया भाई 35। 36, सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनी राम। सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनी राम। एक जमीन की, एक पीस ऑफ लैंड की बात हुई थी बेचने की। ठीक। इट सो हैपेंड कि वो पीस ऑफ लैंड वाज अक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। एक नया लॉ निकला, एक नया रूल निकला, जिसके तहत उन्होंने मिलिट्री पर्पसेस के लिए वो लैंड एक्वायर कर ली और उसको कुछ पैसे थमा दिए। अब इन दिस केस यू कैन नॉट मे कंपेल हिम कि तुम अब ये जमीन मेरे को ही बेचो। क्यों? बिकॉज डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज वर्किंग इन दिस केस। ठीक। उसके हाथ में नहीं है, सरकार ने ले ली उससे जमीन। चलो भाई 37 पे चलते हैं। स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस बीके मंडल एंड सन्स। ठीक। इसमें क्या हुआ था, एक सेकेंड। एसडीओ साहब ने एक कॉन्ट्रैक्टर को कहा एक काम करने के लिए। ठीक। कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर दिया और साथ में भेजा बिल। उसने कहा साहब काम तो हो गया, ये बिल है, भर दीजिए। एसडीओ साहब ने कहा अच्छा, हम भर दें? ऐसे कैसे भर दें, नहीं भरेंगे। तो उस केस में फिर कॉन्ट्रैक्टर साहब चले गए कोर्ट। जब कोर्ट चले गए तो कोर्ट ने वही सेक्शन 70 नॉन ग्रेचुटस एक्ट के बारे में बात करी और कहा दूसरे के नुकसान का फायदा आप नहीं उठा सकते हैं। अगर आपने कुछ काम करवाया है तो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक। ये हो गया 37। 38, टेलर वर्सेस कॉल्डवेल। कार्डवेल, कार्डवेल, कॉल्डवेल, कुछ भी बोल सकते हो आप। ठीक। कोई पूछने नहीं आ रहा। टेलर वर्सेस कार्डवेल। सुना सुना शायद ना लग रहा हो आपको, पर आप फैक्ट जब सुनोगे ना तो आपको समझ आएगा। ध्यान से सुना। एक ऑडिटोरियम है। ठीक है। एक ऑडिटोरियम है जिसको एक बंदे ने हायर किया, उसमें प्लेस रिजर्व किया कि मैं यहां पर आऊंगा और मैं गाने गाऊंगा और पूरी ऑडियंस आएगी और ये सब चीज होगी। वन फाइन डे अर्थक्वेक आया एंड ये पूरा हो गया डिमोलिश। ऑडिटोरियम खत्म। ऐसे में द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फ्रस्ट्रेटेड एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन नाउ इम्पॉसिबल। तो आप सामने वाले को अब कंपेल नहीं कर सकते। उसकी कोई गलती नहीं है कि भूकंप आ गया भाई। बेसिकली ऑडिटोरियम है, भूकंप आया, इसकी क्या गलती? ये तो खुद लॉस में है, तो अब ये क्यों आपको कोई भी मेजर डैमेजेस पे करेगा? राइट। सो दैट इज टेलर वर्सेस कॉल्डवेल। 39, कॉलिंस वर्सेस गॉडफ्रॉय। कॉलिंस वर्सेस गॉडफ्रॉय में ये कहा गया था कि a duty or a legal obligation cannot be a valid consideration as in, अगर आप किसी केस में गवाह हो, ठीक है, तो गवाही देना आपका एक लीगल ऑब्लिगेशन है, आपकी एक जिम्मेदारी है। अगर आप गवाही देने से मना कर देते हो तो यू आर निग्लेक्टिंग योर लीगल ऑब्लिगेशन। आप एक गवाह हो। ठीक है। अब आप ये भी नहीं कर सकते कि आप जाकर के उस बंदे से बोलो कि मैं तेरे केस में गवाही देने को तो तैयार हूं, कर दूंगा, मगर वो मगर आप नहीं कर सकते। द रीजन बीइंग कि आप जो कर रहे हो ना वो आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है एंड दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। वो तो करना ही है आपको, उसके लिए पैसे आप नहीं ले सकते। ठीक है। आइडियली नहीं ले सकते। फिर आते हैं अगले वाले पे, पॉवेल वर्सेस ली। ये भी आपने केस सुना ही होगा, इसके बारे में बता देता हूं। देर वॉज अ स्कूल। ठीक है। उस स्कूल में हेडमास्टर की जरूरत थी। हमारे ए भाई साहब जो हैं, ये गए वहां हेडमास्टर की पोस्ट का इंटरव्यू देने के लिए और सामने पैनल में 4 लोग थे। इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू देकर ए बाहर निकले तो उसी पैनल में से एक व्यक्ति जो उनका मित्र था वो बाहर आके उनसे कहता है मेरी बात हो गई है, तुम ही इंटरव्यू में सिलेक्ट होने वाले हो, हेडमास्टर तो तुम ही बनोगे। उसने जाकर के सब में मिठाई बांट दी, अरे वाह हो गया हो गया हो गया। रिजल्ट आया तो भाई सिलेक्टेड नहीं थे। तो ये गए और इन्होंने जाकर के कोर्ट में केस कर दिया। तब ये बताया गया था कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम एन ऑथराइज्ड एक्सेप्टर इज नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। आपके बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, वो बंदा जब आकर आपको बता रहा था तो ही वाज टेलिंग यू इन द कैपेसिटी ऑफ अ फ्रेंड, नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ एन इंटरव्यूअर। ठीक। उसको अधिकार नहीं था एक्सेप्ट करने का। ठीक। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट टेक प्लेस
और इस वजह से कोई थर्ड पर्सन आकर के अगर आपको कुछ बता रहा है तो उस पर रिलाई करा, वो आपकी गलती है, इन लोगों की गलती नहीं। चलो, ये हो गया बॉस 40। 41, मफतलाल इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मफतलाल इंडस्ट्रीज में एक एक्साइज एक्ट, एक्साइज ड्यूटी का एक्चुअली केस था। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी का केस था। इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लेवी की गई थी। ये भी अनजस्ट एनरिचमेंट का ही है, बट दिस वाज द केस जिसमें दिस डॉक्ट्रिन वाज लेड डाउन। ये डॉक्ट्रिन के बारे में सही से चर्चा की गई थी। सबसे जरूरी केस है मफतलाल इंडस्ट्रीज। एक्साइज ड्यूटी इनके ऊपर इंपोज की गई, इन्होंने वो एक्साइज ड्यूटी का पैसा भी दे दिया, और वो पैसा देने के बाद व्हाट दे रियलाइज्ड वाज कि ये ड्यूटी तो अल्ट्रा वायर्स है, हमसे तो ली ही नहीं जानी थी। तो उन्होंने क्लेम डाला। क्लेम डाला तो उन्होंने क्लेम देने से मना कर दिया, अब तो नहीं मिलेगा, पैसा आ गया अब गवर्नमेंट के पास, अब गवर्नमेंट नहीं देगी। तो कोर्ट ने कहा नहीं बॉस, आप दूसरे के पैसों से अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं ले सकते, आपको वो पैसा पूरा पूरा लौटाना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज 41। अब आ जाते हैं आज की क्लास के लास्ट केस के ऊपर, दैट इज एलिस मैरी हिल वर्सेस विलियम क्लार्क। इस केस में क्या हुआ था कि सेक्शन 24 को डिस्कस किया गया था, कंसिडरेशन एन ऑब्जेक्ट बीइंग अनलॉफुल इन पार्ट। इसका मतलब ये है कि इस केस में विलियम क्लार्क ने एलिस मैरी हिल से कहा था कि तुम मेरे घर हाउस हेल्प का काम तो करो ही, साथ ही साथ मैं तुमको पैसे दूंगा, उस पैसे से आप क्या करोगे, उस पैसे से आप आ, मेरे साथ अडल्ट्री भी करोगे। ठीक है, तो यू विल बी इनटू अडल्ट्री एंड यू विल बी इनटू हाउस हेल्प, बोथ फॉर द मनी दैट आई एम गिविंग यू। अडल्ट्री इज अनलॉफुल, राइट? तो इन दिस केस कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अगर पार्ट में भी अनलॉफुल है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है वॉइड फॉर दैट पार्ट। वो हाउस हेल्प अभी भी हो सकती है, बट अडल्ट्री के लिए आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। So that was the end of the ICA landmark judgment series. This is not an exhaustive list, mind you, आपको और भी केसेस ऐसे मिल सकते हैं, तो अपने नजरिए को खुला रखिए, बट दीज केसेस विल हेल्प यू टू रिमेंबर द इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स जो कि पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। अगर लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, एंड फिर मैं आपसे दोबारा मिलूंगा दूसरी क्लास में, दूसरे वीडियो में। बाय बाय।